ऑनरेबल मिनिस्टर सर, पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हम इस समय बात कर रहे हैं जब संस्कृति, कला और उसका योगदान पॉलिटिकल जीवन में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, 2 चुनाव होंगे इस साल, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, और दोनों में कल्चर ड्रिवन इश्यूज बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट पे आ गए हैं। बंगाल में नेताजी वाली कंट्रोवर्सी, तमिलनाडु में राम सेतु वाली कंट्रोवर्सी, दोनों हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हैं। तो क्या आपको लगता है ये एक मेजर इशू होगा कभी भी आप इलेक्शंस को लेके बात करें तो? मुझे लगता है कि धरोहरों को वोट की तराजू पर नहीं तोला जाना चाहिए। हमको ये तय करना होगा कि हमने कुछ भूलें जरूर की हैं। आपने नेताजी की बात की, मैं जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से आता हूँ। त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन जबलपुर में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद में पहली मीटिंग हमने जबलपुर में की। जब देश से बाहर अंग्रेजों ने सुभाष बाबू को सतत विदेश के भीतर आपका इलाज नहीं हो सकता, आपको बाहर जाना पड़ेगा, उस समय वो सिवनी की जेल में थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे यूथ बैठे हुए हैं। क्या सुभाष बाबू के साथ न्याय हुआ? क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, क्या सुभाष बाबू उस सम्मान के हकदार नहीं थे? तो मुझे लगता है कि इस पर डिबेट जरूर होनी चाहिए। और जहां तक सवाल, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि नेताजी की 125वीं जयंती है और उस अवसर पर उन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सोच का जो फर्क है वो उसमें बदलाव आना चाहिए। शोध का वो विषय है, उस पर काम होना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन के अंतिम दिनों के बारे में आज भी कुछ निश्चित नहीं है। और तीसरी और अंतिम बात मैं यूथ से कहूँगा कि अभी भी नेताजी खोज का विषय है। बहुत सारे दस्तावेज है जो रक्षा मंत्रालय में है, कमीशन की रिपोर्ट है जो अभी देश और दुनिया के सामने नहीं आई। इतना बहुआयामी व्यक्तित्व जो आज IAS और अगर हम UPSC को भी पास करता है तो वो समझता है केमिकल ऑफ लॉस है। उनने ICS को पास किया और समाज और देश के हित में नहीं था तो एक पद में छोड़ दिया। वो संगठन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का मायने होता था, उसकी वाइस होती थी। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि ये शायद देश के हित में नहीं है, एक पद उन्होंने छोड़ दिया। ये चीजें सीखने लायक है नेताजी से, इसलिए इसको वोट के तराजू पर नहीं तोला। पर मैं ये पूछ रही थी, क्या सांस्कृतिक धरोहर चुनावी मुद्दा हो सकता है? मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, मैं हमेशा से मानता हूँ जो हमारी संस्कृति है, जिस में हम परिवेश में हम पढ़कर आए, हम छात्र जीवन के बाद राजनीति में आए, हमको तो यही कहा गया कि पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता बने, फिर राजनीतिक कार्यकर्ता बने। और जब आप सांस्कृतिक विरासत आपके पास में नहीं होगी तो आप सफल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण कोई है, अगर आज कोरोना के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने के 2 कामों को मैं कहता हूँ, एक योग को अंतर्राष्ट्रीय जगह पर स्थापित कर देना, और दूसरा कोरोना के बीच में ताकतवर देश भी आपने देखे होंगे, कमजोर देश भी देखे होंगे। हमारी जो स्वास्थ्य की श्रेणी में जहाँ हमारा स्थान है, हम कमतर है, 78 के बाद हमारा नंबर है। जो स्वास्थ्य के मामले में जिनके पैरामीटर्स नंबर 1 और 2 थे, उनने भी हमसे मदद ली है, लेकिन किसी को मदद नहीं दी। हम बड़ी जनसंख्या के देश होने के बावजूद भी, जरूरतमंद देश होने के बावजूद भी, कमतर स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद भी हमने 150 देशों को दवाइयाँ दी हैं और वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं। ये हमारी विरासत का फर्क है। वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ स्लोगन नहीं है, मंत्र है। हम भूखे हों और कोई भूखा हमारे सामने आए, हम आधी रोटी से देने के को ही परोपकार मानते हैं। हम व्यापार को दूसरे नंबर पर रखते हैं, भारतीय संस्कृति परोपकार को नंबर 1 पर रखती है। इसलिए ये डिबेट नहीं हो सकती। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा आभूषण है जो उसकी सांस्कृतिक विरासत है। आपने कोरोना की बात की, आपने वैक्सीन की बात कही, तो ये पूछना लॉजिकल है कि कितनी जल्दी आपको लगता है टूरिज्म एज अ सेक्टर,
एक्चुअली रिकवर कर सकता है, रिवाइव कर सकता है? क्योंकि देखा जाए इंडिया को अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें, छोटे देश जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट हैं, उन्होंने शायद रिकवरी ज्यादा जल्दी कर ली है। श्रीलंका देख लीजिए, कोई और पास के देश देख लीजिए। इंडिया में आपको क्या लगता है कितनी जल्दी इस तरह की रिकवरी हो सकती है? मुझे लगता है कि ये आंकड़ा कहाँ से आया आपके पास मुझे पता नहीं, पर मैं नए लोगों से जरूर कहूँगा कि आप कल्पना करिए कि कोरोना के पहले जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आप 3 साल के भीतर 15 अपने देश के स्थान पर जाइए, तब कोरोना नहीं था। आज अगर रिवाइवल और सर्वाइवल की बात होती है तो पूरी दुनिया में लगभग 20 0 ईयर हो गया है टूरिज्म के मामले में, पूरी दुनिया में। लेकिन अगर हम सर्वाइवल की, हम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर से हमारी मेरी लगातार बात हुई है, राज्य के मंत्रियों से हुई, टूरिज्म मिनिस्टर से हुई, हमारे सर्वाइवल और रिवाइवल में खास करके वो जहाँ हम होटल में बैठे हैं सब, आप इन्हीं से पूछिए तो जो सर्वाइवल और रिवाइवल है वो दोनों साथ तब हो सकते हैं जब पर्यटक आएगा। और देखो अपना देश हो चाहे प्रधानमंत्री की अपील हो, आज जितने भी डेस्टिनेशंस हैं वो सैचुरेशन पर है महानगरों को छोड़कर। जो नई जनरेशन है मैं उससे कहूँगा कि 2 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये शायद चेतावनी भी है कि हम बहुत अच्छे अवसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले सरकार की पॉलिसी थी चाइना को प्रभावित करना, चाइनीज टूरिस्ट को बढ़ावा देना। अब हम चाइनीज टूरिस्ट को ना हम चाहते हैं ना दुनिया चाहती है, और इसलिए भारत एक सबसे बेहतर डेस्टिनेशन है वेलनेस टूरिज्म का और बाकी टूरिज्म का भी, जो भी बुद्धिज्म को लेकर जो लोग हैं उनके लिए भी। दूसरी बात है कि आपको महानगरों को और उसके दूसरे सेकंड स्टेज की कैटेगरी के शहरों को या होटल्स को, दोनों को मैं कह रहा हूँ आपको अलग तरीके से देखना होगा। आज छोटे होटल उनके सैचुरेशन पर है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे नगर उनमें कोई समस्या नहीं। जो समस्या है वो बड़ी होटल्स के साथ है और महानगरों के साथ है, और इसलिए कई बार हम आकलन करते समय थोड़े इस कैटेगरी का भी था। पर प्रहलाद जी, हमें सिर्फ देसी पर्यटक थोड़ी चाहिए, हमें तो विदेशी पर्यटक चाहिए, ग्लोबल टूरिस्ट चाहिए, तभी तो ग्लोबल टूरिस्ट अर्निंग चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस प्रश्न के लिए। जो आंकड़ा है देश का, देश से बाहर जाने वालों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख और देश के भीतर आने वालों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख। वो जो 2 करोड़ 20 लाख देश के बाहर जाते थे वो देश के भीतर है, और जो आज सैचुरेशन आपको दिख रहा है उनमें आपको भी कैटेगरी देखनी पड़ेगी कि आपके जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट या टाइगर प्रोजेक्ट है वो सैचुरेशन पर है। आज से 2 महीने पहले से अप्रोच लग रहा है कि हमको आप जगह दिलवा दी। आप पहाड़ पे चले जाइए, एडवेंचर टूरिज्म की बात करिए, वेलनेस टूरिज्म जरूर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमको तय करना पड़ेगा कि वेलनेस सेंटर्स में रहने की जगह नहीं है, होटल में कमरे हैं, उनके बीच में हम कैसे समन्वय स्थापित करें, ये हमारी सफलता होगी। आपने कहा 2020 एक रीसेट ईयर रहा है, क्या आपको लगता है इसके बाद एक रीसेट हमारी टूरिज्म अप्रोच में भी आना चाहिए? इनक्रेडिबल इंडिया 2002 का कैंपेन था, उस नारे को हमने रिफर्बिश किया 2017 में, बट क्या आपको लगता है 2021 में सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया से काम नहीं बनेगा? वील हैव टू प्रोबब्ली रिविजिट द होल टूरिज्म कैंपेन। देखिए, मुझे लगता है कि एक आपको पिछला 2014 से लेकर 2019 तक का आंकड़ा देखना पड़ेगा। हम 65वें स्थान से हमने बड़ी लंबी उछाल ली थी 34वें स्थान पर। हमारी कोशिश थी कि इन 5 वर्षों में हम 34वें स्थान से 1 नंबर के स्थान की तरफ आगे बढ़े। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है कि विदेशी पर्यटक ना आए, हमारी कोशिश होगी, लेकिन जब भी आप विदेशी पर्यटक की बात करेंगे तो उस देश से अनुमति मिलनी चाहिए आने के लिए। लेकिन मेरा दावा है, मेरा अपना विश्वास है कि जब कभी हम पोस्ट कोरोना की बात सोचते हैं, चाहे योग हो, चाहे आयुष हो, चाहे आयुर्वेद हो, ये जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो हमारे पास है। हमारी तैयारी कितनी बेहतर होती है, हम निश्चित रूप से आकर्षण भारत की तरफ है। पहले परसेप्शन बनाने के लिए हम पैसे खर्च करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने नेतृत्व में जो गतिविधियां होंगी देश की, उसमें परसेप्शन को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है बिना विज्ञापन। इसलिए हमको अपने तैयारी करनी चाहिए कि हमारे संस्थान हम तैयार हैं क्या। आप खुद मानती होंगी, अगर आपको आंकड़ा पता होगा, 1.5 महीने पहले हिमाचल की बात करें, इधर पहले ही 50% ऑक्यूपेंसी आई तो होटल नहीं संभाल पाए क्योंकि हमने मैन पावर आधा कर दिया था।
4 महीने 5 महीने से हमारे होटल बंद थे जी। तो इन चुनौतियों के बारे में भी हमें तय करना होगा और नई जो जनरेशन है वो IHM की हो चाहे होटल मैनेजमेंट में कहीं पर भी वो अपना वो कर रहे हो या पर्यटन के लोग हों उनको नए सिरे से सोचना होगा। जी, एक दिन पहले हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट के पेश होने से। आपकी टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते क्या उम्मीदें रहेंगी इस बजट से, क्योंकि इस साल बहुत नौकरियां भी गई हैं, बहुत बिजनेसेस छोटे छोटे बंद हुए हैं, टूरिज्म सेक्टर अभी भी रिवाइव नहीं हुआ है, बहुत रिक्वेस्ट करी है उन्होंने सरकार की ओर से। आपकी क्या पर्सनल एक विश होगी जो आप चाहेंगे वित्त मंत्री जी पूरा कर दें? मुझे लगता है कि पर्यटन मंत्री को मांग करने की जरूरत नहीं। सर सारी मिनिस्ट्रीज रिटर्न में देती हैं। जो एक सिस्टम होता है वो उसके तहत मंत्रालय काम करता है। पूरे 8 महीने में चाहे पेट्रोलियम की बात हो चाहे रेसिस सेक्टर की बात हो, जो भी स्टेक होल्डर्स ने हमारे सामने मुद्दे रखे हमने उनको ईमानदारी के साथ मंत्रालय के साथ रखा और सरकार ने उस पर कदम उठाया। हमारा सबका विश्वास है प्रधानमंत्री जी तो पर्यटन के मामले में ऐसा कोई शायद भाषण नहीं होता जिसमें उस बात का जिक्र ना हो और इसलिए उसकी चिंता सरकार के पास है। सरकार का मतलब सरकार है और पर्यटन मंत्रालय के बारे में एक धारणा आप जरा ठीक कर लीजिए। पर्यटन मंत्रालय स्टेक होल्डर्स का एक समूह है, उसमें भारत सरकार भी स्टेक होल्डर, राज्य सरकार, होटलियर, टूर एंड ट्रैवल्स, गाइड्स और बाकी आप लोग जो बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें कल्चर भी है, ASI के मॉन्यूमेंट भी है जो कल्चर मिनिस्ट्री में है। इसलिए मैं एक दूसरे की साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूँ, ये सबसे अहम बात है। कल्चर से रिलेटेड मैं फिर आपसे पूछूंगी कि आपने बोला सांस्कृतिक धरोहर एक चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, बट अगर हम कल्चर से रिलेटेड इश्यूज की बात करें तो बहुत लोगों को लगता है, कुछ राइट विंग के कुछ लोग बैठे भी हुए थे यहाँ पे, कि जो कोर कल्चरल इश्यूज हैं चाहे वो हिस्ट्री हो, अपनी सिविलाइजेशन पास्ट हो, उसको अभी तक प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया या उसको अभी तक प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया। क्या लगता है? देखिए मैं पीछे बहुत आलोचना में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक सवाल मिनिस्टर से भी करना चाहता हूँ। आप जरूर अपने आप से प्रश्न पूछिए और उत्तर भी ढूंढिए। क्या इतिहास 400 साल ही पुराना है? 2000 और 2200 साल? और मुझे लगता है कि चाणक्य मौर्य काल से या सिकंदर के समय से जो कालगणना करने वाले लोग हैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, सिकंदर जब भारत आए थे तब भी भारत था, तब भी यहाँ पर एक उन्नत और विस्तृत समाज था। हमारे पास में लिपि थी, हमारे पास में भाषा थी, हमारे पास में युद्ध कौशल था, हमारे पास में सब कुछ वो था। तो मुझे लगता है कि एक प्रश्न मैंने पूछा था, मैंने कहा था कि भाई चरक एक ऋषियों में उनके पास में जितनी वनस्पतियों का उन्होंने उल्लेख किया गुण और दोष, उतना तो हम आजाद भारत के बाद अभी लिस्ट नहीं कर पाए। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि मुगलों की तो बहुत बात हुई, राणा सांगा की बात कब होगी, कब इसके बारे में और चर्चा होगी, ये पूछ रही हूँ। ये प्रश्न हम लोगों से नहीं पूछे जाना चाहिए, जिनको आपत्ति होती है उनसे पूछे जाना चाहिए। हम तो तैयार हैं। ठीक है, चलिए वैसे कल्चर को लेके एक थोड़ा सा एक व्यू बदल सकता है उस विषय में। एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, बिगेस्ट कंट्रोवर्सी जो है, आप गए भी थे अभी कुछ दिन पहले रेड फोर्ट को लेके, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रोवर्शियल इशू, एक सवाल, आखिरी सवाल बिफोर वी रैप अप, वो ये है कि जो वैंडलिज्म से ज्यादा बड़ा मैसेज गया है, वो आपको लगता है एक बहुत डिसअपॉइंटिंग कॉलरी रही है पूरे की पूरे कंट्रोवर्सी को लेके, जो मैसेज गया वैंडलिज्म? लगा कि वहाँ जाना चाहिए और जो मेरी अपनी जिम्मेदारी थी मैंने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन जो धब्बा है वो धब्बा है और उस बात से पूरा देश दुखी है। ये मैं ऐसा भी चाहूंगी कि सर्वत्र सत्य प्रकाशा ने जो कल्चरल टूरिज्म की बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं और जिस तरीके से भारत ने पूरी ही दुनिया में अपना परचम लहराया है, ज़्यादा टूरिस्ट भारत की तरफ आना चाहता है जब ये वक्त आता है। तो मैं सबसे चाहूंगी सर इस बारे में दो शब्द बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जब उन्हें ऑप्शन दिया जाता है दुनिया में तो भारत की तरफ आना चाहता है। आज एक प्राइम लोकेशन भारत बन गया है। अगर आप किसी टूरिस्ट के वो यूरोप हो, चाहे वो UK हो, US हो, तो आप बोलते हैं सबसे पहले उनका रुख भारत की तरफ आता है। 2-3 अनुकूलता मुझे लगती है। पहले तो वेलनेस टूरिज्म, जिसके लिए पहले से ही भारत पसंदीदा देश रहा है,
हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान भारत और कोरोना के बीच में जिस प्रकार से हमारे अस्पतालों का अपग्रेडेशन हुआ है वो हमारे लिए बड़ी सफलता है। अन्यथा जो आंकड़ा हमारे पास था उसमें 37 ऐसे हॉस्पिटल्स थे जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स को पूरा करते थे और 432 के आसपास थे जो हमारे देश के पैरामीटर्स को पूरा करते थे। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि देश के भीतर जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे पैरामीटर्स थे वो हमारे जो अस्पताल है उनकी संख्या 3 गुनी से ज़्यादा कोरोना के बीच में हो गई है। ये आपदा के बीच में अवसर तलाशने का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन दूसरी बात जो मैं पहले कह चुका हूँ उसको फिर से रिपीट करता हूँ कि वेलनेस सेंटर में रहने की जगह नहीं है, होटल्स में कमरे हैं, इनके बीच के समन्वय के बारे में सरकार ने प्रस्ताव भी दिया है। वेलनेस टूरिज्म के में डॉक्टर्स भी हैं, टॉप मोस्ट डॉक्टर्स उसमें होटलियर्स से सबको कहा गया है कि इस पर कोई बात करनी चाहिए। दूसरा सेक्टर है साहसिक पर्यटन का, तो गुलमर्ग क्योंकि हमको तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, शायद कई बार लोग बसते हैं, मैंने पूछा तो स्क्रिप्ट कहाँ से आती है, उन्होंने कहा कैनेडियन कोई कंपनी आई तो उसने कोई फीस लोगों को मिलती थी। आप कल्पना करिए कैनेडियन इंस्टेंटिव नहीं है, इसलिए हमने तय किया ट्रेनिंग, रेफरेंस कोर्स, इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, तीनों चीजें हम वहाँ पर देंगे। ये साहसिक पर्यटन है। तीसरी बात है हमारे पास में जो भी रिजर्व फॉरेस्ट है या जो भी हमारे टाइगर प्रोजेक्ट है, पर्यटन मंत्रालय उसको इनिशिएट कर रहा है, क्या बरसात में जहाँ पर रोड नेटवर्क है तो उनको क्यों बंद करते हैं? एनजीटी ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, बहुत सारे अवरोध पैदा किए। लोग सिर्फ पशुओं को देखने नहीं जाते, जंगल भी देखना चाहते हैं। जहाँ पर रोड नेटवर्क है क्या वहाँ पर हम इस अवधि को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सेचुरेशन का पॉइंट। चौथी और अंतिम बात, हमारे पास मॉन्यूमेंट्स है। हमने तय किया कि 1000 साल से पुराने मंदिर हो या जो भी किले हो, जो लिस्ट में स्टेट ऑर्गेनाइजी के पास नहीं है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजी के पास नहीं है, वो पड़े हुए उनको रिलिस्टिक का काम ESI ने शुरू किया है। कोई राज्य सरकार हमको मॉन्यूमेंट नहीं देना चाहती, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो भारत सरकार की सूची में होंगे। अगर वो राज्य अपने पास रखना चाहता तो B सूची में होंगे, लेकिन भारत सरकार की सूची में जरूर होंगे। आज 4500 के आसपास ESI की मॉन्यूमेंट है। मेरा विश्वास है कि 1 साल के भीतर देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तो शायद हमारे पास सूची 10,000 के आसपास होगी, ऐसा मेरा यकीन है। और ये उसके लिए जरूरी है कि अब हमको गाइड चाहिए, तो टूरिस्ट फैसिलिटेटर कोर्स ऑनलाइन हमने शुरू किया है। पहले बैच की परीक्षा भी 5,500 लोग की हुई। अगर वो गाइड बनना चाहते हैं उसके नेक्स्ट लेवल पर, वो भी ऑनलाइन है, लेकिन UN की भाषा उसे सीखनी होगी, तो हम उसको नेशनल गाइड का दर्जा देंगे। क्योंकि हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि प्रोफेशनल्स किवदंती ना सुनाए, बल्कि हमारी जो डोजियर है उसके आधार पर बात करें, तथ्य के साथ बात करें तो बेहतर होगा। एक आंकड़ा बताना चाहूंगी सर, जो शायद उम्मीद है कल बजट में एड्रेस हो जाए। टूरिज्म 9% GDP को कंट्रीब्यूशन करता है, बट निवेश उसे 5.5% से कम मिलता है। अगर ये एनोमली फिक्स हो जाएगी तो उससे बहुत बड़ा योगदान आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी और GDP कंट्रीब्यूशन में। मैं इस आंकड़े पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीति आयोग का है, मेरा नहीं है। मान लिया, लेकिन अभी एक अजीब सी तब्दीली आई है जिसको मैं मानता हूँ कि हम सबको भी उस पर शायद ध्यान देना चाहिए। आंकड़ों को इकट्ठा करने की हमारी अपनी सिस्टम होनी चाहिए, ये सैंपलिंग नहीं हो सकती। तो जब होटल का पंजीयन नहीं है तो कमरों की संख्या कोई तय नहीं कर सकता। और उसका एक अच्छा उदाहरण बताऊँ, 2 दिन मैंने राज्य के पर्यटन मंत्रियों से बातचीत की, 2 दिन में आधा देश करते हैं। गोवा के व्यक्ति को का उदाहरण देता हूँ। गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर ने कहा जब तक निधि पोर्टल पर हम रजिस्टर नहीं हुए थे तब तक जो फुटफॉल तक हुआ था 90 लाख था। निधि पोर्टल के बाद में जो डेटा कलेक्शन हुआ उसमें जो गोवा का फुटफॉल है वो 1,40,00,000 से ज्यादा। ये जो आंकड़े का रजिस्टर है, हमें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आज टूरिस्ट ट्रेवलर्स के लोग भी आपके बीच में आते होंगे, रजिस्टर किए बगैर सही आकलन नहीं हो सकता, उनको हम सही तरीके से कोर्स नहीं करा सकते। और एक भी कोई गलती करता है, गलती उसकी नहीं मानी जाती है, वो भारत की मानी जाती है। और
और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको उस मोटिवेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का हमें कीमती समय देने के लिए। I would also like to request on stage Sarvesh Tiwari, Nidhi Sharma to facilitate Minister of Culture and Tourism Prahlad Singh Patel ji.